आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CUET 2024 में जो अकाउंट्स का एग्जाम होने वाला है उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस तरह का क्वेश्चन CUET में पूछा जाएगा। तो हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा है जिसका नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट मोटिव नहीं होते, जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करते हैं, वैसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें हम लोग। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट अर्निंग नहीं करते हैं, विदाउट प्रॉफिट का अगर कोई बिजनेस चला रहा है, बिजनेस इसको नहीं बोल सकते हैं, इसको ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं। ऐसी संस्थाएं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से काम नहीं करती है, वैसे संस्थाओं का अकाउंटिंग कैसे करेंगे, इसका हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट मोटिव नहीं होते, जो लाभ कमाने के उद्देश्य से काम नहीं करते हैं, उनके यहाँ अकाउंटिंग कैसे होगा, इसका पूरा कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। आज उसको हम लोग MCQ देखेंगे कि क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसमें पूछा जा सकता है। तो इसके कॉन्सेप्ट में हम आपको बता चुके हैं कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन एग्जाम्पल्स में आते हैं। तो सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल्स, वो सब इसमें आएगा। चैरिटेबल ट्रस्ट, NGO सब इसमें आएगा। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, ये सब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ MCQ है जिसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो NPO के बारे में हम लोग MCQ एक एक करके कंप्लीट करते चले जाते हैं। चूंकि ये MCQ स्टूडेंट को दिया जाता है पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, इसलिए इसमें आंसर ग्रीन करके दिया हुआ है। और लेकिन कोई टेंशन नहीं, हम लोग अपने अच्छे तरीके से अपने से पढ़ते चले जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम इंटर करें तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है पुराने अखबार की बिक्री, यानी पुराना अगर न्यूज़पेपर बेचेंगे तो जो इनकम आएगा वो कौन सा इनकम आएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट होगा या कैपिटल रिसिप्ट होगा। तो याद रखिएगा, पुराने अखबार की बिक्री हमारे लिए रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। कौन सा रिसिप्ट होगा, रेवेन्यू। क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट में दो चीज़ होता है, अगर कैपिटल रिसिप्ट करेंगे तो एसेट घटेगा और लायबिलिटी बढ़ेगा। तो हम अगर पुराना अखबार बेचेंगे तो ना एसेट घट रहा है ना लायबिलिटी बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग इसको कैपिटल नेचर नहीं मानते। इसको हम लोग कौन सा नेचर मानेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब होता है जो आपके पास रेगुलर आएगा, ऐसा रिसिप्ट जिससे ना तो एसेट घटे और ना ही लायबिलिटी बढ़े, वैसे रिसिप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट। आगे लिखा है कि गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर परिसंपत्तियों के आधिक्य को क्या कहा जाता है, ये आप खुद बता दोगे। द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी, अगर एसेट ज़्यादा हो जाता है और लायबिलिटी कम हो जाता है, एसेट अगर किसी बिजनेस में ज़्यादा हो जाता है और लायबिलिटी अगर कम हो जाता है, तो उसको नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन में क्या बोलते हैं, जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं कि एसेट ज़्यादा है और कैपिटल। जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर रहता ना, लाभ कमाने वाला संस्था, तो जब लाभ कमाने वाला संस्था होता है तो उसका अगर एसेट ज़्यादा होता है, लायबिलिटी कम होता है, तो अंतर कैपिटल कहलाता है, पूंजी कहलाता है। लेकिन ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे अगर कभी ऐसा हुआ कि एसेट ज़्यादा और लायबिलिटी कम हो गया, तो डिफरेंस का अमाउंट को हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल फंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कैपिटल फंड। और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसी का नाम क्या बोलता है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसी को बोलता है कैपिटल। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसी को क्या बोलता है, कैपिटल। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसी को क्या बोलता है, कैपिटल फंड। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इसको कैपिटल फंड के नाम से जाना जाता है। आगे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एज इन एन इनकम, बोला इसमें से कौन है जो इनकम नहीं है। तो याद रखिएगा, इंडोमेंट फंड कोई इनकम नहीं है, इंडोमेंट फंड को इनकम नहीं माना जाता है। कोई दिक्कत है, इंडोमेंट फंड लायबिलिटी होता है, ये क्या होता है, लायबिलिटी होता है। बाकी आपका सब्सक्रिप्शन इनकम है, डोनेशन इनकम है, सेल ऑफ टिकट इनकम है, लेकिन इंडोमेंट फंड इनकम नहीं होता, ये लायबिलिटी में माना जाता है। आय व्यय खाते में लिखे जाते हैं, लेन देनों, कौन से लेन देन दर्ज किए जाते हैं, यानी इनकम एक्सपेंडिचर में कौन सा खाता लिए, कौन सा लेन देन लिखा जाता है, कैपिटल नेचर नहीं, कैपिटल नेचर का बैलेंस शीट में जाता है। रिवेन्यू नेचर, जी हाँ, खाली ओनली रिवेन्यू नेचर का, केवल रिवेन्यू नेचर का जो लेन देन होगा उसी को हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं। केवल रिवेन्यू नेचर के लेन देनों को हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं। आगे लिखा है पुरस्कार किस कोष से संबंधित है, आय और व्यय खाते में दिखाया जाता है कहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द प्राइज फंड इज सोन। अगर पूरा बोलता है प्राइज फंड से रिलेटेड अगर इनकम और एक्सपेंडिचर है तो उसको कहाँ पे दिखाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट और कैश अकाउंट। तो बोल क्या रहा है, फिर से एक बार समझते हैं हम लोग क्वेश्चन। बोलता है इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द प्राइज फंड इज, बोलता है अगर प्राइज फंड से रिलेटेड अगर इनकम और एक्सपेंसेस है तो उसको कहाँ पे दिखाते हैं, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। कहाँ पे दिखाते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, ठीक है, लायबिलिटी साइड में। आपको अगर सही से याद हो तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग आपको बताए थे, जहाँ पे हम आपको इस साइड में लायबिलिटी साइड बताए थे, मैच फंड या प्राइज फंड के बारे में। तो सारा कुछ लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट जाता है।
एक क्लब द्वारा क्रिकेट मैच के लिए प्राप्त चंदा, क्रिकेट मैच कराने के लिए अगर चंदा मिल रहा है तो ये कौन सा नेचर पूछ रहा है कि रिवेन्यू नेचर है कि कैपिटल नेचर है। तो चंदा दो तरह का होता है, रिवेन्यू भी होता है और कैपिटल भी होता है। तो रिवेन्यू नेचर जनरली सारा चंदा रिवेन्यू नेचर होता है। लेकिन अगर कोई चंदा किसी विशेष पर्पस के लिए दिया गया है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए दिया गया है, तो उसको कैपिटल बोलते हैं। और अगर किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं दिया गया है तो उसको हम लोग रिवेन्यू बोलते हैं। बताइए, मैच करा रहे हैं, मैच में चंदा मिल रहा है, तो कोई विशेष उद्देश्य थोड़ी है। विशेष उद्देश्य तब होता है जब बोला जाता है पवेलियन बनाने के लिए चंदा मिला। विशेष उद्देश्य तब होता है जब बताया जाता है कि चंदा जो मिला है वो गवर्नर पार्टी के लिए मिला। कोई विशेष उद्देश्य होता है जब बताया जाता है कि स्कूल का बिल्डिंग बनाने के लिए चंदा मिला। तो विशेष उद्देश्य नहीं है। तो अगर विशेष उद्देश्य के लिए चंदा नहीं मिलता तो उसको कैपिटल नेचर नहीं मानेंगे, उसको हम लोग क्या मानेंगे, रेवेन्यू नेचर। तो ये चंदा हमारे यहाँ क्रिकेट मैच के लिए अगर कोई चंदा मिलता है तो ये रेवेन्यू नेचर कहलाता है, आयगत प्रकृति का कहलाता है। अदत्त चंदे को दिखाया जाता है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या कहता है, तो बताइए सब्सक्रिप्शन किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन लाभ नहीं कमाना चाहता, उसके लिए चंदा इनकम है। अब इनकम अगर बाकी है, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी, अगर हमको पैसा लेना बाकी है तो मेरे लिए एसेट होगा कि लायबिलिटी होगा। तो अगर पैसा लेना बाकी है तो मेरे लिए क्या कहलाएगा, एसेट्स कहलाएगा। अगर पैसा लेना बाकी है तो मेरे लिए क्या कहलाएगा, एसेट्स कहलाएगा। याद रखिएगा। तो इनकम अगर आउटस्टैंडिंग रहेगा तो एसेट साइड में लिखा जाएगा। तो उसी तरह से सब्सक्रिप्शन अगर आउटस्टैंडिंग रहेगा तो कहाँ पे लिखेंगे, एसेट साइड में इसको मेंशन करेंगे। चंदा बाकी रहेगा तो एसेट साइड में लिखा जाएगा। आगे लिखा आय व्यय खाता तैयार किया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन तैयार करता है, कंपनी नहीं। कंपनी तो प्रॉफिट कमाने वाला ना संस्था है। फर्म ये भी प्रॉफिट कमाने वाला संस्था है। बीमा कंपनी भी प्रॉफिट कमाता है। कौन, एनजीओ, गलती लिखा गया, एनपीओ होना चाहिए, एनपीओ। हालांकि एनजीओ ठीक है, मतलब यहाँ बिजनेस का नाम लिखा है तो बिजनेस का नाम है, ठीक है। एनजीओ एक ऐसा बिजनेस है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है। एनजीओ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है। तो एनजीओ जो चलाता है, एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओ, वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है, तो उसके यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया जाता है। बाकी ये तीनों बिजनेस प्रॉफिट के लिए काम करता है, इसलिए इसके यहाँ इनकम एक्सपेंडिचर नहीं बनाया जाता है। आगे लिखा है प्राप्ति भुगतान खाता समानता दर्शाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इट जनरली इंडिकेट्स, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा चीज़ दिखाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट से क्या पता चलता है, सरप्लस और डेफिसिट, या कैश बैलेंस, या कैपिटल फंड, या नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट तो पता ही नहीं चलता है, कैपिटल फंड पता नहीं चल सकता। सरप्लस रिसिप्ट पेमेंट से नहीं, इनकम एक्सपेंडिचर से पता चलता है। तो आंसर क्या होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट बताए होंगे अगर आप पीछे पढ़े हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इसके जगह पे उसमें कैश बुक बनता है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट से आपको कैश बैलेंस का पता चलेगा। सरप्लस और डेफिसिट भी पता चलता है, लेकिन उसके लिए रिसिप्ट पेमेंट नहीं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ता है। उसके लिए क्या बनाना पड़ता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो सरप्लस और डेफिसिट की जानकारी आपको हो जाएगी। आजीवन सदस्यता शुल्क दिखाया जाता है। लाइफ मेंबरशिप फी कहाँ पे दिखाया जाता है, तो लाइफ मेंबरशिप फी लाइबिलिटी होता है। तो लाइफ मेंबरशिप फी लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट दिखाया जाता है। लाइफ मेंबरशिप फी जो है वो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। लाइफ मेंबरशिप बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। आगे बोलता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, बोलता है प्राप्ति और भुगतान खाता क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है, फिर आपको बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट कैश बुक की तरह बनता है। तो कैश बुक कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट। पैसा आएगा तो लिखते थे रिसिप्ट में और जाएगा तो लिखते थे, जिससे पैसा ना आएगा ना जाएगा उसको हम लोग यहाँ पर नहीं लिखते थे। तो इसी तरह से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है, ठीक है। आय और व्यय खाता क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का नॉमिनल अकाउंट होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल, क्योंकि इसमें दो ही चीज़ लिखा जाता है, इनकम और एक्सपेंडिचर। और जब हम आय और व्यय को लिखते हैं, खर्चा और इनकम को लिखते हैं, तो उसके लिए नॉमिनल अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट होता है। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 30 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वसीयत, लेजेसी को क्या मानना चाहिए, तो लेगसी को हमेशा लाइबिलिटी मानना है। लेगसी को हमेशा क्या माना है, लाइबिलिटी। वसीयत को हमेशा लाइबिलिटी मानना है। गैर व्यापारिक संगठनों का आजीवन शुल्क माना जाता है। अगर लाइफ मेंबरशिप फी मिल रहा है, लाइफ टाइम मेंबरशिप फी, तो ये लाइबिलिटी माना जाता है, इसको कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे। और जितने कैपिटल रिसिप्ट होंगे उसको हम बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे, लाइबिलिटी में। ये लाइबिलिटी माना जाता है। जितने भी कैपिटल रिसिप्ट होंगे उसको कहाँ दिखाएंगे, लाइबिलिटी में दिखाएंगे। कोई दिक्कत है। आगे है गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय का भुगतान होता है। बोलता है फॉर अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न ऑनोरेनियम पेड इज। बोलता है कि अगर कोई नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है ना, मतलब लाभ गैर लाभ संस्थान है, लाभ नहीं कमाने वाले संस्थान है,
तो उसके लिए सैलरी को खर्चा माना जाता है। अगर लाभ नहीं कमाने वाली संस्थान है तो उसके लिए हॉनोरेरियम का मतलब होता है वेतन, मानदेय मतलब होता है उसके बदले में पेमेंट, तो भुगतान जो होता है, तो जो सैलरी होता है उसको हम खर्चा मानेंगे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सैलरी को क्या मानना होगा? खर्चा। यदि स्पष्टता कुछ न दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाएगा। बोलता है एंट्रेंस फी को क्या माना जाएगा? अगर कुछ भी नहीं दिया है तो एंट्रेंस फी हमारा रेवेन्यू माना जाएगा। एंट्रेंस फी हमारा क्या माना जाएगा? रेवेन्यू। अगर कुछ नहीं दिया रहेगा तो एंट्रेंस फी को रेवेन्यू नेचर मानेंगे, आयगत प्रकृति का मानेंगे। और रेवेन्यू नेचर वाला कहाँ जाता है? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है। कहाँ जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहाँ जाता है? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहाँ जाता है? इनकम साइड में। इसको हम लोग मेंशन करते हैं, याद रखिएगा। तो अगर कुछ नहीं दिया है तो एंट्रेंस फी को इनकम मानेंगे, और इनकम मानेंगे तो इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में लिखेंगे। क्यों इनकम मानेंगे? क्योंकि कौन सा इनकम हमारा? रिवेन्यू रिसिप्ट है। कौन सा रिसिप्ट है? रिवेन्यू रिसिप्ट। आय व्यय पर आय की अधिकता को क्या कहा जाता है? बोलता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अगर इनकम ज़्यादा हो गया और खर्चा कम हो गया तो सरप्लस। इनकम ज़्यादा और खर्चा कम तो सरप्लस, और उल्टा हो जाता है खर्चा ज़्यादा और इनकम कम तो डेफिसिट। इनकम ज़्यादा और खर्चा कम तो सरप्लस, और खर्चा ज़्यादा और इनकम कम तो डेफिसिट। याद रखना इस चीज़ को। बोला है कि लाभ ना कमाने के लिए स्थापित संस्थाएं तैयार करती है। ऐसी संस्था जो लाभ ना कमाने के लिए काम करती है वो क्या तैयार करती है? वो ट्रेडिंग अकाउंट नहीं। लाभ ना कमाने के लिए संस्था ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाती है, ट्रेडिंग और पीएल ये भी नहीं बनाती है, रिवेन्यू अकाउंट नहीं बनाती है। जो लाभ न कमाने वाली संस्था है वो अपने आप बनाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कौन सा खाता बनाती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। निम्न में से कौन सी मद प्राप्ति और भुगतान खाते में जाएगी? इसमें से कौन सा आइटम है जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में जाएगा? ध्यान रखिएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट में वही जाएगा जिससे या तो पैसा आता है या तो पैसा जाता है। तो चलिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं जाएगा क्योंकि इससे पैसा ना आएगा ना जाएगा। डेप्रिसिएशन से भी ना आएगा ना जाएगा। एक्रूड सब्सक्रिप्शन से भी नहीं आएगा। उपार्जित मतलब कमा लिए लेकिन मिला नहीं है। तो एक ही चीज़ है जो हमारे पास पैसा आता है, वो है लाइफ मेंबरशिप फी। जिससे हमारे पास पैसा आएगा तो उसको हम रिसिप्ट एंड पेमेंट के रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट के रिसिप्ट साइड में हम लोग लिखने वाले एक आइटम है, वो है लाइफ मेंबरशिप फी। बोलता है पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है। जितने भी कैपिटल नेचर रिसिप्ट होते हैं, जितने कैपिटल रिसिप्ट होते हैं, सबको लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं बैलेंस शीट के। सबको बैलेंस शीट के कौन सा साइड में दिखाते हैं? लायबिलिटी साइड में। जितने भी रिसिप्ट नेचर होते हैं सबको बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखाते हैं। और प्राप्ति और भुगतान खाता आमतौर पर दिखता है। बोलता है कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट कौन सा बैलेंस रखता है? डेबिट बैलेंस, क्योंकि कैश बुक होता है ना, और कैश बुक ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस। कैश बुक जैसा ही रिसिप्ट एंड पेमेंट बनता है और कैश बुक हमेशा डेबिट बैलेंस रखता है, उसी तरह से ये भी हमेशा क्या होगा? डेबिट बैलेंस रखेगा। तो जब भी ये शो करेगा तो डेबिट बैलेंस को शो करेगा। आय और व्यय खाता लेन देन का रिकॉर्ड रखता है। आय और व्यय खाता किस तरह के लेन देन का रिकॉर्ड रखता है? बोलता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन ऑफ। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट केवल रेवेन्यू रिकॉर्ड रखता है, केवल रेवेन्यू। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल रेवेन्यू होता है, याद रखिएगा, ओनली रेवेन्यू। क्योंकि कैपिटल नेचर वाले सीधा बैलेंस शीट में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन पूछता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या क्या रिकॉर्ड रखता है? तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में कैपिटल नेचर भी होता है, रेवेन्यू नेचर भी होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट में दोनों नेचर होता है। लेकिन जब हम इनकम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो इनकम एक्सपेंडिचर में केवल रेवेन्यू नेचर का रिसिप्ट और रेवेन्यू नेचर का पेमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। आय व्यय खाते से क्या पता चलता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से दो चीज़ पता चलता है, या तो सरप्लस या तो डेफिसिट, डेफिशिएंसी। सरप्लस कब होगा? जब इनकम ज़्यादा होगा और खर्चा कम होगा। और डेफिसिट कब होगा? जब खर्चा ज़्यादा होगा और इनकम कम होगा। तो यहाँ पे डेफिसिट आपको पता चलेगा, डेफिशिएंसी आपको पता चल जाएगा जब आप इसको बनाएंगे। एक गैर लाभकारी संगठन द्वारा सदस्यों से प्राप्त सदस्यता की राशि निम्नलिखित में से किस में दिखाई जाती है? बोलता है कि एक गैर लाभकारी संगठन जो है उसमें सदस्यों से प्राप्त जो सदस्यता की राशि मेंबरशिप फी है, उसको कहाँ पे दिखाते हैं? तो मेंबरशिप फी को याद रखिएगा, जिसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, उसको हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं। कहाँ पे दिखाते हैं? इनकम एक्सपेंडिचर। किस साइड में है? तो क्रेडिट साइड में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में, क्योंकि डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर आता है, क्रेडिट साइड में इनकम आता है, तो इनकम में दिखाते हैं। तो बोला जाता है कि इनकम में दिखाया जाता है। यानी कोई भी मेंबरशिप फी मिलता है तो उसको इनकम माना जाता है। किसी विशेष प्रायोजन के हेतु प्राप्त दान यानी डोनेशन रिसीव फॉर अ स्पेशल पर्पस। तो स्पेशल पर्पस वाला जो डोनेशन होता है वो
सीधा जाता है बैलेंस शीट में। कहाँ पे दिखाया जाता है? बैलेंस शीट में, याद रखिएगा। बैलेंस शीट में उसको दिखाएंगे हम लोग, जो स्पेशल पर्पस वाला डोनेशन होगा उसको बैलेंस शीट में। और कुछ नहीं बोलता तब हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में लिखे जाते हैं। कुछ नहीं बोलता कहाँ लिखे जाते हैं? इनकम एक्सपेंडिचर में। आगे लिखा है किसी विद्यालय द्वारा वार्षिक समारोह के आयोजन के लिए प्राप्त सदस्यता को इस प्रकार माना जाएगा। अगर कि कोई स्कूल है उसमें एनुअल फंक्शन करना है और एनुअल फंक्शन के लिए अगर कोई चंदा मिला है तो उसको क्या मानेंगे? तो या एनुअल फंक्शन के लिए कोई चंदा मिला है तो एनुअल फंक्शन क्या है? एक विशेष पर्पस है। और विशेष पर्पस के लिए अगर चंदा मिला है तो वो आपका कैपिटल नेचर कहलाएगा, लाइबिलिटी कहलाएगा। विशेष पर्पस के लिए जो चंदा मिलता है वो हमारा कैपिटल नेचर लाइबिलिटी साइड में जाता है, और जनरल पर्पस के लिए जो चंदा मिलता है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं? वो उसको हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट में लिखते हैं। एक गैर लाभकारी संगठन द्वारा प्राप्त प्रवेश शुल्क की राशि निम्नलिखित में से किसी में दिखाई जाएगी। बोलता है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर इंट्रेंस फी रिसीव करता है तो कहाँ दिखाएगा? तो याद रखिएगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंट्रेंस फी दिखाता है, वो इनकम मानता है। तो इनकम ये दोनों तो नहीं होगा, क्योंकि इनकम लायबिलिटी में नहीं दिखाया जाता और इनकम बैलेंस शीट में एसेट साइड में भी नहीं दिखाया जाता है। इनकम जाता है रेवेन्यू। बताइए इनकम आपका तो कहाँ जाएगा? जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, क्यों? क्योंकि क्रेडिट साइड में ही उसका इनकम लिखा जाता है, डेबिट साइड में क्या लिखा जाता है? एक्सपेंडिचर लिखा जाता है। तो चूंकि हमारा रिसिप्ट हो रहा था इसलिए इनकम था तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। निम्नलिखित मदों में से कौन सी प्राप्तियां या भुगतान खाते में दिखाया जाता है? इसमें से कौन है जिसको हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाते हैं? तो रिसिप्ट पेमेंट में आउटस्टैंडिंग नहीं दिखाते, डेप्रिसिएशन, ये तो सेम था क्वेश्चन, अभी सेम क्वेश्चन पूछ दिया। गैर लाभकारी संगठन तैयार करते हैं, बताइए। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या तैयार करते हैं? ट्रेडिंग नहीं, पीएल नहीं, ऑल ऑफ द होगा नहीं। जो गैर लाभकारी संस्थान वो क्या तैयार करते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर खाता तैयार करते हैं। बोलता है कि प्राप्ति और भुगतान खाता एक सारांश है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक समरी होता है। किसका समरी होता है? पैसा आने और जाने का। कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट का, याद रखिएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक समरी होता है जिससे मेरा कैश आ रहा है और जिससे कैश जा रहा है। तो कैश आने और जाने का एक सारांश होता है, एक समरी तैयार होता है जिसको हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के नाम से जानते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट कौन सा खाता होता है? रियल अकाउंट होता है। इनकम एक्सपेंडिचर कौन सा खाता होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट क्यों? क्योंकि यहाँ पैसा आएगा तो लिखेंगे और पैसा जाएगा तो लिखेंगे। रिसिप्ट होगा तो लिखेंगे और पेमेंट होगा तो लिखेंगे। आय एवं व्यय खाता कौन सा खाता होता है? अभी बता चुके, नॉमिनल अकाउंट होता है। आय और व्यय खाते के क्रेडिट बैलेंस से का पता चलता है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस आ गया तो इसका मतलब है कि क्रेडिट साइड बैलेंस होने का मतलब क्या होता है? कि इनकम ज़्यादा हो गया, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। क्रेडिट बैलेंस कब होगा? खुद सोचिए, इधर खर्चा होगा और इधर इनकम होगा और इधर ज़्यादा है। तो इधर ज़्यादा है इसका मतलब इनकम ज़्यादा और खर्चा क्या है? कम है, तभी ना क्रेडिट बैलेंस आएगा। और खर्चा अगर ज़्यादा हो गया तो डेबिट बैलेंस में पहुंच जाएगा। खर्चा ज़्यादा होगा तो कौन सा बैलेंस आ जाएगा? डेबिट बैलेंस आ जाएगा। आगे लिखा है गैर लाभकारी संगठन के लिए आय का स्रोत है। बोलता है कि सोर्सेस ऑफ इनकम फॉर अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या सोर्स का इनकम है? तो भाई जो लाभ कमाने उस संस्था नहीं है उसका इनकम कहाँ से आता है? तो सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर से आता है, डोनेशन से आता है, एंट्रेंस फी से आता है। तीनों का तीनों उसका सोर्स ऑफ इनकम है। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत प्राप्ति को दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कैपिटल रिसिप्ट। इसमें से किसको कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे? तो लाइफ मेंबरशिप फी। वैसे ये भी होता है, ये भी होता है, ये दोनों भी होता है, लेकिन स्पेशल होगा तब। तो यहाँ स्पेशल कुछ भी मेंशन नहीं, इसलिए ये दोनों नहीं होगा। लाइफ मेंबरशिप ये तो हमेशा इनकम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर लाभकारी संगठन के लिए राजस्व प्राप्ति है? इसमें से कौन ऐसा है? बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट फॉर अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बोलता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसमें कौन सा रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा? तो ये हमारा कैपिटल होगा, इंडोमेंट फंड, ये भी कैपिटल होगा, ये भी कैपिटल होगा। पवेलियन लिख दिया डोनेशन के लिए। तो एक है गवर्नमेंट ग्रांट्स, हमारा रेवेन्यू हो जाएगा इसमें। ये भी कैपिटल आइटम है, ये भी कैपिटल आइटम है, ये भी कैपिटल आइटम है। अकेला रेवेन्यू आइटम कौन सा है? गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स का मतलब सरकार सहायता दे देती है, मदद कर देती है। निम्नलिखित में से एक गैर मानवीय संगठन के लिए राजस्व प्राप्त कर रहा है? बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेवेन्यू रिसिप्ट। इसमें से कौन ऐसा है जो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, जो बार बार होने वाला नहीं है? तो भाई गवर्नमेंट ग्रांट तो अभी पढ़ चुके, रेवेन्यू रिसिप्ट है, सब्सक्रिप्शन भी है, एंट्रेंस फी है। लेकिन डोनेशन, अगर खाली डोनेशन लिखा रहता तो होता, लेकिन डोनेशन फॉर टूर्नामेंट ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई विशेष उद्देश्य लिखा हुआ है। किसी विशेष उद्देश्य के लिए जो पैसा कलेक्ट होता है वो मेरा रेवेन्यू नहीं होता है।
निम्नलिखित में से कौन राजस्व प्राप्ति नहीं है? बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेवेन्यू रिसिप्ट, इसमें से कौन बार बार होने वाला रिसिप्ट नहीं है? तो ये है, ये भी है, ये भी है। तो लेगेसी रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं, ये सीधा क्या है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर आप लेगेसी ले रहे हैं तो ये सीधा बैलेंस शीट का आइटम है, यानी कैपिटल आइटम है। किसी क्लब द्वारा घास की बिक्री से प्राप्त राशि को माना जाता है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ ग्रास बाय अ क्लब शुड बी। तो भाई घास बेचने से क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब ऐसा रिसिप्ट जिससे ना तो एसेट पर कोई असर पड़ता है ना लायबिलिटी पर कोई असर पड़ता है, वैसे रिसिप्ट को कौन सा रिसिप्ट बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट के तौर पर जाएगा। एक गैर लाभकारी संगठन द्वारा पुरानी खेल सामग्री की बिक्री से प्राप्त राशि को निम्नलिखित में से किसमें दर्शाया गया? द अमाउंट रिसीव्ड फॉर सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज सोन इन द विच ऑफ द फॉलोइंग। बोलता है कि अगर हम पुराना मटेरियल बेच रहे हैं तो वैसे में उसको कहाँ पे दिखाएंगे? तो उसको हम लोग दिखाएंगे, चूंकि पुराना मटेरियल सेल कर रहे हैं तो सेल अगर पुराना मटेरियल कर रहे हैं तो उसको दिखाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में। इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में, याद रखिएगा, क्योंकि मटेरियल सेल कर रहे हैं तो आपको फायदा हो रहा है। अच्छा, घाटा होता तब क्या करते हैं? पुराना मटेरियल बेचते और घाटा होता तब कहाँ लिखते हैं? तो डेबिट साइड लिखते हैं। और फायदा होता तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। यदि कोई मैच फंड है तो मैच खर्च या आय स्थानांतरित किया जाता है। अगर कोई मैच फंड है तो मैच का खर्चा और मैच का इनकम सब मैच फंड में डाला जाता है। कहाँ पे? तो लायबिलिटी में। कहाँ पे? लायबिलिटी। मैच फंड लायबिलिटी साइड पे दिखेगा, वहीं पे उसका खर्चा, वहीं पे उसका इनकम जोड़ देंगे। चालू वर्ष के दौरान अग्रिम रूप से प्राप्त सदस्यता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करेंट ईयर। अगर इस साल में, करेंट ईयर में आप अगले साल का चंदा ले रहे हैं तो आपके लिए लायबिलिटी होगा ना। आप एडवांस में अगर पैसा ले लेते हैं तो हमेशा लायबिलिटी होगा। अब यहाँ देखिए कुछ कैलकुलेशंस करना, देखिए। अब इसके लिए आप याद कीजिएगा कि आपको हम पूरा फॉर्मेट बताए थे। अगर आपको ध्यान होगा तो पूरा फॉर्मेट आपको बताया गया था कि कैसे निकालेंगे करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन। तो पहले बोला है कि चंदा अपने पास 40,000 रुपया है, रिसीव कर रहे 40,000। आगे पढ़िए, पिछले वर्ष के अंत में बकाया, यानी प्रीवियस ईयर के लास्ट में बकाया, तो प्रीवियस आउटस्टैंडिंग क्या होता है? माइनस हो जाता है। कितना? 1,500 रुपये बकाया है, वो माइनस हो जाएगा। चालू वर्ष के अंत में बकाया, चालू वर्ष के अंत में बकाया को जोड़ते हैं हम लोग, तो ये प्लस करेंगे। अगले वर्ष के लिए अग्रिम सदस्यता, अगले वर्ष के लिए मतलब एडवांस है, तो बोलता है एडवांस जो है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो जो अगले साल का एडवांस होगा माइनस हो जाएगा। कितना? 800। तो बताइए कितना होगा? 8 5 13, 2300 माइनस होगा तो 39,700 हो जाएगा। 39,700 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब जिसको फॉर्मेट पता है, जिसको रूल्स पता है, वो आसानी से कर लेंगे। इसके लिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया गया कि कैसे जोड़ेंगे। तो नियम बताया गया, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, उसके बाद माइनस करते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग एडवांस, प्लस करते हैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग एडवांस। ये हम लोग यहाँ पे गलत, सॉरी उल्टा कर दिए। प्लस करते हैं क्लोजिंग एडवांस, हाँ भाई बात वही हुआ कि क्लोजिंग जो हमारा आउटस्टैंडिंग है ओपनिंग एडवांस को प्लस करेंगे और माइनस करेंगे क्या? जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगा और क्लोज, बात वही लिखे, बस प्लस माइनस उल्टा बता दिए। अब इधर सारा न्यूमेरिकल का पूछ रहा है, तो चलिए 45 तक कंप्लीट कर लेते हैं और इसको हम लोग अगले क्लास में। न्यूमेरिकल से पहले हम आप लोगों के लिए एक बात और बता देंगे कि अभी हम छोड़ देते हैं यहाँ तक 44 तक। एक बार आप लोग सारा बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर देख लीजिए। जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे तब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ पाएंगे, और अगर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं देखें तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको समझने में दिक्कत होगा। इसका स्टार्टिंग का वीडियो अगर है तो 1 या 2 वीडियो हम लोग यूट्यूब के ऊपर भी डाल देंगे। जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं वो आसानी से उस वीडियो को देख के अपना फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और बाकी जो लोग एप्लीकेशन में देख रहे हैं उनके लिए तो एप्लीकेशन में सारे वीडियो अवेलेबल है ही। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गए। अगर आप क्लास लेना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर आपके पास दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया रहेगा। अगर आप सीयूटी की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और अच्छे यूनिवर्सिटी में अपने आप को शिफ्ट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप सीयूटी की तैयारी करिए। ये आपके लिए बेहतर होगा और आपके भविष्य के लिए बेहतर होगा। थैंक यू।